नमस्कार दोस्तों, टर्न द बस की इस ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं की पाठ 9 भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो सर्वप्रथम हमको यह समझने की जरूरत होगी कि हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे 1990 के दशक के बारे में। तो सर्वप्रथम हमको ये भी समझना होगा कि इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि 1910 के दशक में भारतीय राजनीति में किस प्रकार से एक नए बदलाव आए हैं और किस प्रकार से भारतीय राजनीति ने एक नया रुख की तरफ मोड़ लिया है। ठीक है दोस्तों, इस अवधि में किस प्रकार से जटिल समस्याएं एवं बदलाव उभर कर आते हैं, तथापि इस दौर में राजनीतिक बदलाव को लेकर कुछ बुनियादी सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि गठबंधन की राजनीति हो गई, मंडल मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मंदिर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मार्केट यानी बाजार के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे 3M मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे, मंदिर, मंडल और मार्केट, जिसको हम बोलते हैं बाजार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से 1990 के दशक में गठबंधन की राजनीति का उदय होता है और यह किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करता है और इस किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र पर असर डालता है। तथापि हमको ये भी देखना है कि किस प्रकार से मंडल के मुद्दे ने भी भारतीय राजनीति में प्रभाव डाला है और साथ ही साथ मंदिर का मुद्दा, जो कि राम जन्मभूमि का मुद्दा था, उसने किस तरह से भारतीय राजनीति में एक नए प्रकार की विरासत को स्थापित किया है। ये सवाल बेशक संवेदनशील हैं, पर ये सवालों को पूछना भी जरूरी है। तो यहाँ पे यह अध्याय इन सवालों पर चर्चा करता है, इसका सटीक जवाब तो नहीं देता, पर ये पाठ हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है, ताकि हम जब पूरे किताब को पढ़ लें और इस अध्याय को जब समझें, तब हम कुछ निम्नलिखित सवाल कर सकें हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में, आज के वर्तमान को समझने में। तो जब हम 1990 के दशक की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें ये समझने की जरूरत हो जाती है कि 1990 के दशक से पहले क्या चल रहा था। यानी 1990 के दशक के पहले, जैसे कि आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा होगा कि 1980 का जो दशक था वो पूर्णतः से एक तरह से भारतीय राजनीति में बहुत सारी हमने क्षेत्रीय आकांक्षाएं देखी थी। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1984 में सिख के विरुद्ध दंगा हुआ था और उसके बाद इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड्स के द्वारा, संरक्षकों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि सिख समुदाय से अपना ताल्लुकात रखते थे। और हम जानते हैं कि इसका कारण थी। और उसके बाद की राजनीति में क्या होता है कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो 1984 में एक लोकसभा चुनाव होता है और उस लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी, जो कि उनके सुपुत्र हैं, वो 415 सीटों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं। परंतु 1979 यानी 1989 में आम चुनाव फिर से होते हैं और जब ये आम चुनाव होते हैं तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है। तथापि जब भारतीय राजनीति में केंद्र स्तर पर गठबंधन का युग का आरंभ के तौर पर देखा गया है कि जब किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टी आके उनको समर्थन देती है ताकि वो सरकार बना सके। तो इस प्रकार से बहुत सारे पार्टी एक दूसरे के साथ मिलके गठबंधन करते हैं, एक तरह से गुट बनाते हैं, ताकि वो साथ में मिलकर सरकार बनाए और सरकार को चलाएं। तो इस तरह से राजनीति चलती है, जिसको हम गठबंधन के युग के तौर पे भी समझते हैं, जो कि 1989 के बाद से 1990 के दशक को हम इस तरह से समझते हैं कि गठबंधन का युग था, जब ये गठबंधन शुरू हो गया था और जो कि 2014 तक चला। 2014 में हम जानते हैं कि बीजेपी को पूर्णतः बहुमत मिलता है और उसके बाद से एक प्रकार से, चूंकि अभी भी हम देखते हैं कि गठबंधन की राजनीति चल रही है, परंतु बहुत हद तक वो जो कोलेशन एरा जिसको हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा
हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि इस पाठ में 1990 के दशक में क्या क्या बड़े बड़े बदलाव आते हैं। तो 1990 के दशक में प्रमुख बदलाव हैं कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो जाती है। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका बढ़ जाती है। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय होता है। नई आर्थिक नीति, जिसे हम नई आर्थिक नीति के रूप में जानते हैं और जिसको हम ये भी जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण और वैश्वीकरण के तौर पे भी हम जानते हैं। तो नई आर्थिक नीति आती है और एक नियो लिबरल इकोनॉमी आती है, एक नियो लिबरल अर्थशास्त्रिक ढांचा आता है जिसको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। और तो 1991 के दशक में ये होता है। उसके बाद 1992 में दिसंबर में अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए एक पूरा मुहिम चलता है और फिर उसके ही तहत बाबरी मस्जिद के ढांचे को विध्वंस कर दिया जाता है कार सेवकों द्वारा। एक चरमपंथी हिंदुत्व समुदाय जिसने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया और उनका मानना है कि यह यहाँ पे राम जन्मभूमि है, इसीलिए उन लोगों ने गिराया। और ये काफी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया था और इसके बारे में समझने के लिए हम एक दूसरे वीडियो में अच्छे से समझेंगे अयोध्या के विवाद को। परंतु अभी के लिए हमको ये समझने की जरूरत है कि अयोध्या का विवाद जो था वो 1910 के दशक में एक प्रमुख बदलाव के रूप में समक्ष आता है हम सभी के। गठबंधन की राजनीति का उदय हो जाता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि किस प्रकार से अन्य पार्टियां आती हैं और साथ मिलकर गठबंधन की सरकारें बनाती हैं ताकि वो आगे राजनीति में या फिर स्टेट को चलाया जा सके, राज्य को, देश को चलाया जा सके। शाहबानो प्रकरण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि मध्य 1980 के बीच में उभर कर आता है और इसको भी हम कोई दूसरे वीडियो में अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो अभी हम समझते हैं कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति से हमारा क्या तात्पर्य है। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति से हमारा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक ऐसी प्रणाली, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली के बारे में कि किस प्रकार से जब से आजादी हमें मिली है उसके पश्चात क्या हुआ है, कांग्रेस जो है एक बहुमत के तौर पर उभर कर आने वाली पार्टी के तौर पर हमेशा सत्ता में आती रही है। परंतु 1960 के दशक में इसको पहली बार चुनौती मिलती है। क्यों मिलती है चुनौती? क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही कुछ मतभेद होते हैं और जिसके कारण कांग्रेस के भीतर ही क्या होता है, फैक्शंस आते हैं। कांग्रेस के भीतर ही अलग अलग तरह के गुट बन जाते हैं, जो कि आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा होगा। पर कांग्रेस प्रणाली से हमें क्या समझ आती है कि कांग्रेस प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जहां पे अन्य पार्टियां तो हैं हमारे भारतीय राजनीति में, पर कांग्रेस जो है वो हमेशा से बहुमत पा रही थी, जनता का समर्थन पा रही थी और बार बार सरकार बना रही थी मध्य 1960 तक, यानी 1960 के 1966 1965 तक, 1967 में इस तरह का अंदर में ही उसके फैक्शन आता है, गुट बनते हैं नए नए। और उसके बाद किस प्रकार से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आगे कांग्रेस को लेकर जाया जाता है। इसके बाद हमें यह समझने की जरूरत है कि 1980 के दशक में क्या हो रहा था। 1980 के दशक में यह हो रहा था कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक प्रभावशाली पार्टी के तौर पर उभर कर आ रही थी और इसने मंदिर मूवमेंट को, यानी मंदिर के मुद्दे को भारतीय राजनीति में प्रबल तरीके से रखा और इनका हिंदुत्व का राजनीति को प्रबल तरीके से रखते हैं और ये चाहते हैं कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर बने, जो कि अभी के समय में आप देख भी सकते होंगे कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनने की घोषणा हो भी गई है। तो इससे हमको ये भी देखने की जरूरत है, जब हम इन दोनों की राजनीति को समझते हैं तो हमें वर्तमान की राजनीति को भी समझने का फायदा मिलता है इससे। मंडल मुद्दे को भी हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे कि मंडल मुद्दे क्या थे, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ की राजनीति किस प्रकार से भारतीय राजनीति में उभर कर आती है। अभी और
मंडल के मुद्दे के अलावा नई आर्थिक नीति जो है, जो इसको हम बाजार का मुद्दा भी कहते हैं, कि किस प्रकार से अब प्राइवेट सेक्टर्स सामने आ रहे थे और किस प्रकार से पब्लिक एंटरप्राइज यानी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं को कम किया जा रहा था, उनका उनका पैमाना, उनका बोलबाला राजनीति से एक प्रकार से हटने लगा था 1991 के बाद, जो कि नए रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, अर्थशास्त्र नए बदलाव लाए थे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में। उस समय में जब 1991 के समय में जब राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है एलटीटी के द्वारा, तब उस समय में क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव फिर से सत्ता में आते हैं, क्योंकि राजीव गांधी को पेरम्बदूर में एलटीटी के द्वारा उनको बम के माध्यम से उनकी हत्या कर दी जाती है। और 1991 में जब उनके हत्या के उनकी मृत्यु के पश्चात पीवी नरसिम्हा राव सत्ता में आते हैं, तो उनके वित्त मंत्री जो होते हैं वो होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश में नई आर्थिक नीति लागू की और जिसे देश में आने वाली सरकारों ने जारी भी रखा। तो सबकी सहमति थी, सभी पार्टियों की, किसी ने इसका विरोध या खंडन नहीं किया था, क्योंकि जब ये लागू हो रहा था तो बड़े पैमाने में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने, आम जनताओं ने विरोध किया था। परंतु जब हम देखते हैं इसको राजनीतिक पार्टियों के बारे में, जब हम देखते हैं इस मुद्दे को, तब सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक तरह से समर्थन दिया था, क्योंकि हमारे पास उस समय में कोई एक तरह से कोई और उपकरण या फिर कुछ और ऑप्शन नहीं बचा था दोस्तों। तो इसी के लिए उदारीकरण और निजीकरण में 1991 में बल दिया गया था, जिसके माध्यम से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें नई आर्थिक नीति के द्वारा निम्न बदलाव किए गए थे। और वो बदलाव थे कि अब मार्केट एंटरप्राइज, जिसको हम बोलते हैं बाजार की भूमिका बढ़ गई, और जो गवर्नमेंट है यानी जो स्टेट है उसकी भूमिका एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि अलग अलग संसाधनों को इकट्ठित करना, लोगों तक पहुंचाना, एक तरह से जो वेलफेयर स्टेट का जो मॉडल था वो धीरे धीरे हटता जा रहा था दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं गठबंधन के युग के बारे में। गठबंधन का युग से हम ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से अन्य क्षेत्रीय पार्टी या क्षेत्रीय मुद्दे भी समक्ष आते हैं गठबंधन के युग में, और राष्ट्रीय राजनीति दलों का कमजोर पड़ना ही गठबंधन के युग के नींव को स्थापित करता है। कि 1989 में जैसे कि हम देखते हैं कि जब कोई भी राष्ट्रीय दल को बहुमत नहीं मिलता है तो वह उनके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं बचता है, उनके पास बस एक ही उपाय बचता है कि वो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त कर सत्ता में आए और सरकार बनाए। परंतु इस समय में ये भी ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि 1979 में यानी 1989 में कोई राष्ट्रीय दल को बहुमत नहीं मिला था, पर फिर भी जो सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी जो थी वो कांग्रेस ही थी दोस्तों। तो अगर आपको 1 मार्क्स के या 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाए तो आपको लिखना होगा इसका उत्तर कांग्रेस ही। और जाति व संप्रदाय के आधार पर अवसरवादी राजनीति का उदय हुआ। इसका मतलब क्या होता है अवसरवादी राजनीति? यानी अब जाति और संप्रदाय को आंकड़ा बनाकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल उस पे अपनी राजनीतिक सियासत को सेकती है। इसका मतलब ये है कि आप राजनीति और जाति को एक मुद्दा बनाते हैं, उसके आधार पर लोगों को भड़काते हैं, उसके आधार पर लोगों को कहते हैं कि आप हमें वोट करिए, आप हमको चुनिए, और इस प्रकार से वह सांप्रदायिक दंगे भी भड़काते हैं। इस प्रकार से वह समाज में जहर भी फैलाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत भी फैलाते हैं, और इस प्रकार से वह जाति और संप्रदाय के आधार पर और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर अलग अलग तरह की अलग अलग वाद विवाद हो सकते हैं, परंतु हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि कांग्रेस का पतन जो था 1990 के दशक को गठबंधन की राजनीति के युग के तौर पर
इसका आरंभ किस प्रकार से हुआ और उसका क्या ताल्लुकात है कांग्रेस के पतन से। तो 60 के दशक में के उत्तरार्ध के दौरान ही कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती मिल गई थी, जो कि मैंने पहले बताया कि किस प्रकार से आंतरिक राजनीति जो कांग्रेस की चल रही थी उसमें बीच में दरार पैदा हुई और अलग अलग फैक्शंस बनते हैं, अलग अलग गुट बन जाते हैं। परंतु फिर भी इंदिरा गांधी ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई और कांग्रेस को फिर से, कांग्रेस की प्रणाली को, कांग्रेस को फिर से एक तरह से पुनः स्थापित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1979 यानी 1989 में चुनाव के बाद भारत में राजनीतिक विकास में केंद्र में गठबंधन सरकारों के दौर की शुरुआत, जिसमें क्षेत्रीय दलों ने सत्तारूढ़ गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पिक्चर के माध्यम से से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से गठबंधन सरकार को समझा गया है, कि किस प्रकार से जो बाहर से ये लेफ्ट यानी वामपंथी लीडर ज्योति बासु हैं और ये बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और दो लीडर्स खड़े, तो ये यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि किस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टी और जो पार्टी बहुत प्रबल नहीं थी वो भी अब प्रबल बनने लगी थी, किस प्रकार से जो राजनीति ने एक नया रुख बदला था इस समय में। तो अब हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो यह दौर जो है गठबंधन की राजनीति का वो चला है दोस्तों। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से गठबंधन के युग की शुरुआत हुई और गठबंधन का युग 2014 तक किस प्रकार से चला है। सर्वप्रथम हमको देखने की जरूरत है कि 1990 दिसंबर में राष्ट्रीय मोर्चा ने गठबंधन की सरकार बनाई और उसको समर्थन किसने दिया? वामपंथी मोर्चे ने दिया और भाजपा ने समर्थन दिया था दोस्तों। तो जो सरकार 1990 तक चला, तो राष्ट्रीय मोर्चा को हम नेशनल फ्रंट भी बोलते हैं। उसके बाद 1900 और जो इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। उसके बाद 1990 से फिर राष्ट्र मोर्चा आता है और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो चंद्रशेखर होते हैं और इस राष्ट्र मोर्चा को समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में चलाया जाता है और कांग्रेस का इसको समर्थन मिलता है दोस्तों। 1991 में कांग्रेस आती है सत्ता में और इसको बोला जाता है AIDMK तथा कुछ अन्य दलों ने इस कांग्रेस को समर्थन दिया दोस्तों। उसके बाद आते जिसको हम यूपीए भी बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि बाद में जाके उभर कर आता है, जिसको संयुक्त मोर्चा के रूप में भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 1991 में कांग्रेस को ADMK और कुछ अन्य दलों ने समर्थन दिया। 1996 में भाजपा आती है और बहुत अल्पमत की सरकार बनाती है और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनती है, जिस सरकार को 13 दिनों के भीतर ही गिरा दिया जाता है। जून 1996 में कांग्रेस को समर्थन प्राप्त होता है और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है और जिसके जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं HD देवेगौड़ा। उसके बाद अप्रैल 1957 में कांग्रेस के समर्थन में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है और इसके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इंदर कुमार गुजराल होते हैं। और उसके पश्चात मार्च 1998 से लेकर 1999 और फिर 1999 से लेकर 2004 तक भाजपा की राजग गठबंधन के साथ सरकार बनती, जिसको आप NDA भी बोलते हैं। और फिर आप देखेंगे यूपीए कांग्रेस की जो 2004 से लेकर 2014 तक सरकार बनाती है और जो कि मनमोहन सिंह जिसके प्रधानमंत्री होते हैं। और फिर आप 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वो भाजपा राजग गठबंधन के साथ ही सरकार चलाते हैं दोस्तों। तो इससे हम ये जान पाए हैं कि किस प्रकार, और ये बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत हासिल होती है और यहाँ तक कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत हासिल होती है।
इसके कारण अन्य हो सकते हैं, परंतु हमको ये समझना है कि गठबंधन की यह आके 2014 में एक तरह से खत्म तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चल ही रहा है, क्योंकि अभी भी हम लोग एक तरह से उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। परंतु ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, जब हम वोटिंग सिस्टम को देखते हैं, चुनावी प्रणाली को देखते हैं, तो 2014 में एक अलग बदलाव आया है जहाँ पे बीजेपी को बहुमत हासिल हुई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो समाप्त करने से पहले हमको ये जान लेना होगा कि हमने क्या पढ़ा और इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सीखे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से ये समझ लेते हैं ये जो पाठ में ये जो पोर्शन है, इसमें से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। तो इसमें से एक बड़ा प्रश्न ये आ सकता है, 1990 के दशक के आखिर के सालों में देश में ऐसे कौन से 5 बदलाव आए जिसने हमारी आगे की राजनीति पर गहरा असर डाला। और यह प्रश्न में आप 5 बदलाव को लिख देंगे। तो पहला बदलाव क्या था इस दौर में? 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा में 415 सीटों के साथ जीत लाई थी, वह इस चुनाव में महज 197 सीट ही जीत सकी है, यानी 197 सीट ही जीत सकी है। 1991 में एक बार फिर से मध्य विधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई थी दोस्तों। बहरहाल 1979 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिसे राजनैतिक विज्ञानी अपना खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। हमने समझा है कांग्रेस प्रणाली किसको कहते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों कि कांग्रेस प्रणाली से हम ये तात्पर्य है कि एक पार्टी जो कि सत्ता में बार बार आती रही जबकि अन्य पार्टी भी वहां पे थी, और इसी को कांग्रेस सिस्टम के तौर पर समझा गया है, जिसको रजनी कोठारी ने कॉइन किया था। रजनी कोठारी ने कांग्रेस प्रणाली शब्दावली को समझाया था अपने लेख के द्वारा। यह बात तो प्रकट है ही कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रहे हैं और 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज्यादा दिनों तक रहा है। लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसकी पहले के दिनों में हासिल थी, जैसे कि कांग्रेस प्रणाली के समय में, वैसी अब नहीं थी दोस्तों। दूसरा बड़ा बदलाव आया था राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय, और 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थन और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि मंडल मुद्दा किसको कहा जाता है, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में मंडल मुद्दे को विस्तृत तौर से उसको समझेंगे। इसने 1989 के बाद राजनीति में अहम भूमिका निभाई। तीसरा विभिन्न जो मुद्दा उभर कर आता है, बदलाव आता है कि इस दौर में नई आर्थिक नीति का, और नई आर्थिक नीति जो ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के तौर पर भी आती है, जिसको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, और जिसका जो एम था कि आर्थिक सुधार लाया जा सके। और इसी के साथ इसकी शुरुआत राजीव गांधी सरकार के समय से ही हो चुकी थी, परंतु 1991 तक यह बदलाव बड़े पैमाने में प्रकट हुए। तो राजीव गांधी के समय से ही स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम तो नहीं आया था, पर छोटे छोटे मायने में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हो रहे थे, तकनीकी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे थे, और जिसको हम पीस मिल रिफॉर्म के तौर पर भी जानते हैं दोस्तों। तो 1991 तक ये बड़े बदलाव आते हैं, और ये बड़े बदलाव भारतीय राजनीति में नई आर्थिक नीति के तौर पर आते हैं, जिसके खिलाफ भी विभिन्न आंदोलन हुए, जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया। और
अन्य संगठनों ने भी काफी इसकी आलोचना की थी। बहरहाल ये बात समझने की जरूरत है कि जो आंतरिक जो पार्टियां थी, जो और राजनीतिक पार्टियां थी, वहां पे उनको बहुत हद तक समर्थन मिला था दोस्तों। चौथी घटना के सिलसिले में हमको ये समझने की जरूरत है कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को जिस प्रकार से गिराया गया था दोस्तों। बाबरी मस्जिद के ढांचे को 6 नवंबर 1952 के महीने में कार सेवकों को द्वारा विध्वंस कर दिया गया था। इस घटना में भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई थी और इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है, क्योंकि मंदिर का जो मुद्दा था वो भाजपा ने उठाया था और उसकी मंदिर के मुद्दे को उठाने की जो पूरी नीति थी वो हिंदुत्व की राजनीति थी कि वह भारत को एक प्रकार से एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखते हैं, कि यहाँ पे जो भी रहते हैं वो एक हिंदू के तौर पर उनको समझना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार की राजनीति का भारत की राजनीति में उदय होता है दोस्तों। पांचवा, 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर जाते हैं, जहां पे पेरम्बदूर में एलटीटी से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी और 1991 में चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिर से सामने आती है और पर फिर भी गठबंधन की राजनीति ही चलती है और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी नरसिम्हा राव को अपना प्रधानमंत्री चुनती है और नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ही नई आर्थिक नीति को सुचारू रूप से भारत में लाया जाता है और इसके जो आर्किटेक्ट हैं, जो मतलब नई आर्थिक नीति को लेकर आते हैं, वो रहते हैं मनमोहन सिंह, जो कि हमने इस पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।